साथियों नमस्कार। हिमालय की बर्फीली चोटियों में 24,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा राज दफन है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी किसी खजाने की नहीं है, ना ही किसी खोए हुए यात्री की है। ये कहानी है एक परमाणु बम की। जी हाँ, एक ऐसा न्यूक्लियर डिवाइस जो आज से करीब 60 साल पहले इन पहाड़ों में कहीं पर खो गया था और तब से लेकर आज तक उसकी खामोश मौजूदगी भारत और अमेरिका जैसे देशों की नींद को उड़ाए हुए है। सोचिए, एक ऐसा डिवाइस किसी ग्लेशियर के नीचे दबा हुआ है और धीरे धीरे उसकी रेडियोएक्टिव ऊर्जा पिघलती हुई बर्फ के साथ बहने लगे तो क्या होगा। सोचिए जरा, वो पानी जो हिमालय से निकलकर गंगा बनता है, क्या वो जहर बन सकता है? क्या करोड़ों लोगों की जिंदगी एक छुपे हुए खतरे के साए में है? ये सिर्फ एक मिशन की नाकामी नहीं, ये एक ऐसी गलती है जिसका अंजाम आज पूरी मानवता को भुगतना पड़ सकता है। तो आखिरकार क्या है इस खोए हुए परमाणु डिवाइस की सच्चाई? क्या वो आज भी वहीं कहीं पर दबा हुआ है या फिर हम पहले ही उसके असर में जी रहे हैं? साथियों, आज की कहानी आपको सिर्फ सुननी नहीं है बल्कि उसे समझना भी है, क्योंकि ये कहानी आपको आखिर तक सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए साथियों, आज के इस किस्से की शुरुआत करते हैं। ये कहानी उस दौर की है जब दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका था, वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन यानी कि जो रशिया आज का है वो था। और इनके बीच हर देश एक दूसरे की आहट पर नजर रखे हुए बैठा था। ये साल 1964 था जब चीन ने अपने लोपनोर रेगिस्तान में पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो सिर्फ दुनिया ही नहीं, अमेरिका के भी होश उड़ गए थे, क्योंकि उन्हें कानों कान खबर नहीं थी कि चीन इतनी बड़ी परमाणु ताकत बनने जा रहा है। उस वक्त के सैटेलाइट आज जितने एडवांस नहीं थे, इसलिए अमेरिका को जरूरत थी एक ऐसी जगह की जहां से वो चीन के हर कदम पर सीधी सीधी डायरेक्ट अपनी नजर रख सके और देख सके कि आखिरकार चीन अब क्या कर रहा है। और तभी एक खतरनाक प्लान बना। CIA और IB ने मिलकर एक गुप्त मिशन को तैयार किया। प्लान था हिमालय की किसी ऊंची चोटी पर एक ऐसा जासूसी उपकरण को लगाना जो चीन से आने वाली रेडियो सिग्नल्स को पकड़ सके। लेकिन सवाल ये था कि कौन करेगा ये नामुमकिन काम। तब चुना गया कैप्टन मोहन सिंह कोहली को, एक ऐसा नाम जो पहाड़ों से लड़ना जानते थे। कैप्टन कोहली भारतीय नौसेना में काम करते थे। उन्हें काफी वर्ष वहां पर काम करते हुए हो गए थे और उन्हें पहाड़ों से बहुत ज्यादा लगाव था। लेकिन पहाड़ों के प्रति उनका जुनून उन्हें एक अलग ही पहचान दिलाता था। साल 1965 में उन्होंने भारतीय टीम को माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचाया भी था और इतिहास रच दिया था। उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पूरी टीम की जमकर तारीफ करी थी और उन्हें इनाम भी दिया था। लेकिन पर्दे के पीछे कैप्टन कोहली के लिए एक और बड़ा मिशन तैयार हो रहा था। अब समस्या एक और थी कि उस जासूसी उपकरण को चलाने के लिए बिजली की जरूरत थी। उसे चलाने के लिए बिजली चाहिए थी और 20-25 हजार फीट की ऊंचाई पर ना तो बैटरी काम करती है ना डीजल काम करता है। तब CIA के वैज्ञानिकों ने एक खास जनरेटर बनाया और उसका नाम रखा गया SNAP, यानी कि सिस्टम फॉर न्यूक्लियर ऑक्सिलरी पावर। साथियों, ये कोई साधारण उपकरण या मशीन नहीं था, ये एक न्यूक्लियर पावर सोर्स था जिसमें लगी थी प्लूटोनियम 238 की 7 रेडियो एक्टिव छड़ें। उनसे मिलकर ये बना था। वैज्ञानिकों का दावा था कि ये डिवाइस 75 से 87 सालों तक बड़े आराम से लगातार उस डिवाइस को ऊर्जा देता रहेगा। लेकिन इसके साथ जुड़ा था एक भयानक खतरा। ये जो प्लूटोनियम है, अगर ये कभी लीक हो जाता तो उसका असर तबाही से कम बिल्कुल भी नहीं होता। अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन B. जॉनसन की मंजूरी के बाद इस मिशन की शुरुआत भारत में कर दी गई। कैप्टन कोहली और उनकी टीम को अमेरिका के अलास्का में एक खास तरीके की ट्रेनिंग दी गई, जिसके लिए उनकी सारी टीम अलास्का में गई थी। इसमें पहले प्लान था कंचनजंगा पर जाने का, लेकिन बाद में चुना गया नंदा देवी को। ऊंचाई है वहां की 25,645 फीट। 24 सितंबर 1965 कैप्टन कोहली अमेरिकी पर्वतारोहियों और शेरपाओं की टीम के साथ एक भारी भरकम न्यूक्लियर डिवाइस लेकर नंदा देवी के बेस कैंप से निकल पड़े। शेरपाओं को दिए गए थे खास बैज जो रेडियोधर्मी रिसाव होने पर अपना रंग बदल देते थे, ताकि समय रहते सब लोगों की वहां जो उस मिशन में है उन सब की जान बचाई जा सके।
चढ़ाई आसान बिल्कुल भी नहीं थी, हर कदम पर मौत का खतरा था। करीब 25 दिन की जंग के बाद टीम पहुंची कैंप 4 तक और तभी मौसम ने अपना असली रूप दिखा दिया। एक भयानक बर्फीला तूफान, विजिबिलिटी लगभग 0 थी। अब सवाल यह था, मिशन पूरा करें या अपनी जान खत्म करें। आखिरकार फैसला लिया गया वापस लौटने का, लेकिन इतना भारी भरकम न्यूक्लियर डिवाइस वापस नीचे लाना बिल्कुल नामुमकिन था। तब कैप्टन कोहली ने एक फैसला लिया। उन्होंने उस डिवाइस को एक पहाड़ की दरार में चट्टानों के बीच में वहीं पर छिपा दिया ताकि अगले साल लौटकर इस मिशन को पूरा किया जा सके। लेकिन कैप्टन कोहली को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि नंदा देवी की वो दरार जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े परमाणु रहस्य में बदलने वाली थी। साल 1965 की सर्दियां खत्म हुई, बर्फ पिघलनी शुरू हो चुकी थी और एक बार फिर कैप्टन मोहन सिंह कोहली अपनी टीम के साथ हिमालय की तरफ निकल पड़े। समय था मई 1966। इस बार मौसम साफ था। टीम के अंदर एक उम्मीद थी कि इस बार वो उस खोए हुए मिशन को पूरा कर लेंगे। वो जासूसी उपकरण जो पिछले साल छोड़कर वो पहाड़ी के ऊपर ही आ गए थे, वो उसे वापस लाएंगे और चोटी पर फिट करके इस मिशन को सफल बना देंगे। लेकिन जैसे ही टीम वहां पर पहुंची, कैंप 4 पर पहुंची, उनके पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई। क्यों? क्योंकि वो गुफा, वो चट्टान का दरार जो थी, जहां उन्होंने न्यूक्लियर डिवाइस को सुरक्षित रखा था, वहां पर कुछ भी नहीं था। सब कुछ मानो गायब हो गया था। यहां तक कि जिस बड़ी चट्टान के नीचे उस डिवाइस को छिपाया गया था, वो भी अब उस जगह पर मौजूद नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भयानक हिमस्खलन ने पूरे इलाके का वहां पर नक्शा बदल दिया था। टीम ने हार नहीं मानी। कुछ हफ्तों तक वहीं पर उस बर्फ को खोदा गया, मेटल डिटेक्टर चलाए गए, हर दरार, हर कोना, हर आसपास के एरिया को खंगाला गया, लेकिन ना प्लूटोनियम की छड़ें मिली और ना ही वो जनरेटर मिला। सब कुछ मानो जैसे हवा में ही कहीं पर गायब हो गया था। जब ये खबर पहुंची दिल्ली और फिर वाशिंगटन, तो दोनों सरकारों में हड़कंप मच गया था, क्योंकि ये सिर्फ एक मशीन खोने की बात नहीं थी साथियों, ये था एक टिक टिक करता परमाणु बम का खतरा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी, अगर वो डिवाइस बर्फ के साथ फिसलकर ऋषि गंगा या धौली गंगा में गिर गया तो उसका रेडियो एक्टिव जहर सीधे सीधे गंगा नदी में जाकर मिल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब होगा करोड़ों लोगों की जिंदगी एकदम से खतरे में चली जाएगी। एक ऐसा जहर जो सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी शायद वो तबाह कर सकता है। इसी बीच चीन को भी इस मिशन की भनक लग चुकी थी। उसे पता चल गया था कि भारत और अमेरिका दोनों देश मिलकर उसकी जासूसी कर रहे हैं। स्थिति धीरे धीरे तनावपूर्ण होती जा रही थी। युद्ध का खतरा अब भारत पर मंडराने लगा था। तुरंत भारत ने कार्रवाई करी। भारत सरकार ने उस पूरे इलाके को आम लोगों के लिए पूरे तरीके से बंद कर दिया और फिर शुरू हुआ एक गुप्त सर्च ऑपरेशन। सालों तक वहां पर टीमें भेजी गई, खोज करी गई, लेकिन नंदा देवी ने अपना राज कभी नहीं खोला। वो रहस्य आज भी वहीं कहीं पर दफन है। आखिरकार फिर एक नई योजना बनाई गई। इस बार न्यूक्लियर डिवाइस नहीं बल्कि सोलर पावर का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका ने एक नया उपकरण तैयार किया जो सौर ऊर्जा से चलता था। भारत ने भी साफ कह दिया था कि अब कोई न्यूक्लियर रिस्क नहीं लिया जाएगा। साल 1967 कड़ी मेहनत के बाद टीम ने नंदा कोट पर उस सोलर डिवाइस को लगा दिया। हालांकि सिर्फ 4 महीने काम करने के बाद उस डिवाइस में भी खराबी आ गई, लेकिन उसने कुछ समय के लिए चीन के परमाणु प्रोग्राम की अहम जानकारियां CIA तक पहुंचा दी। आज इस कहानी को लेकर 2 बड़ी थ्योरियां अपने देश में मौजूद हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि वो न्यूक्लियर डिवाइस आज भी हिमालय के ग्लेशियरों के नीचे ही कहीं पर दफन है, वहीं पर कहीं दबा हुआ है और एक साइलेंट खतरे की तरह वहीं पर वो मौजूद है। दूसरी थ्योरी कहती है कि भारतीय टीम ने उसे चुपके से ढूंढ लिया था और शायद उसी प्लूटोनियम का इस्तेमाल हुआ था स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण के दौरान। सच क्या है यह आज तक कोई भी नहीं जानता, किसी को भी इस सच के बारे में पूरा नहीं पता। लेकिन नंदा देवी की बर्फीली हवाएं आज भी उस खोए हुए परमाणु राज की खामोश गवाह बनी बैठी हैं।
नंदा देवी के शिखर से डिवाइस के गायब होने की खबर ने सिर्फ जासूसी की दुनिया में ही नहीं बल्कि विज्ञान और राजनीति के गलियारों में भी उस समय खलबली मचा दी थी। अगले कई दशक तक इस लापता न्यूक्लियर डिवाइस की खोज लगातार जारी रही। अमेरिका और भारत की खुफिया एजेंसियों ने कई विशेषज्ञ दल वहां पर भेजे, उसी नंदा देवी की चोटी पर भेजे। अत्याधुनिक मेटल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया और खोजी विमानों का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन हिमालय की चोटियों ने इस रहस्य को ऐसा निगला कि आज तक उस स्थान का सटीक पता नहीं चल सका है। इस घटना के बाद भारत में एक नई बहस छिड़ गई थी। गंगा नदी, जिसे करोड़ों भारतीय अपनी मां मानते हैं और जिसके पानी से आधा भारत अपनी प्यास बुझाता है, उस पर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा था। हालांकि सरकार ने जनता के बीच में इस डर को फैलने नहीं दिया, लेकिन पर्दे के पीछे वैज्ञानिक लगातार पानी के नमूनों की जांच करते रहे। आज भी कई पर्यावरणविद इस पर चिंता जताते हैं कि वो रेडियोधर्मी पदार्थ धीरे धीरे पानी में मिल सकता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक टाइम बम की तरह है। कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि वो डिवाइस कभी मिला ही नहीं था। वो शायद किसी गहरी खाई में गिर गया था या किसी ग्लेशियर की तह में जाकर वो जम गया है, जहां से उसे निकालना बिल्कुल नामुमकिन है। और वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं, जो काफी ज्यादा रोमांचक है, वो ये कहते हैं कि वाकई में भारत की खुफिया विभाग ने सालों बाद एक बेहद गुप्त ऑपरेशन चलाकर उस डिवाइस को ढूंढ निकाला था। कुछ जानकारों का तो यहाँ तक दावा है कि उसी डिवाइस से निकले प्लूटोनियम का इस्तेमाल भारत ने खुद के परमाणु परीक्षण में, जो परमाणु परीक्षण किया था, उसमें इस्तेमाल किया था, जिससे भारत को एक परमाणु शक्ति बनने में अहम मदद मिली थी। कैप्टन मोहन सिंह कोहली के लिए ये मिशन एक अधूरा सपना और एक भारी भरकम बोझ की तरह रहा। उन्होंने अपनी किताबों और अपने इंटरव्यू में बार बार उस तूफान और उस फैसले का जिक्र किया जिसने इतिहास को बदल दिया। उनकी टीम के लिए वो सिर्फ एक जासूसी मिशन नहीं था, बल्कि देश की हिफाजत के लिए दी गई एक ऐसी परीक्षा थी जिसमें जान का जोखिम हर कदम पर था। साल 1965 की उस सर्द रात में चट्टानों के बीच छोड़े गए उस सामान ने भारत, चीन और अमेरिका के रिश्तों की दिशा तय कर दी थी। आज नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की पहाड़ियों को एक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है और वहां इंसानी गतिविधियों को कई तरीके की वहां पर उस पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन ट्रैकिंग और पर्वतारोहण की दुनिया में जब भी नंदा देवी का नाम लिया जाता है तो उस लापता न्यूक्लियर डिवाइस की कहानी जरूर याद करी जाती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जासूसी की दुनिया कितनी भी बेरहम और जोखिम भरी हो सकती है, जहां एक छोटा सा फैसला या कुदरत का एक तूफान आने वाली कई सदियों के लिए एक अनसुलझा रहस्य छोड़ जाता है। भले ही आज सैटेलाइट आसमान से एक एक इंच के खबर जो है वो रखती हों, लेकिन हिमालय की बर्फ में दबा वो राज आज भी इंसानी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर है। ना वो मिला था, ना वो आज तक मिल पाया है। नंदा देवी की इस हैरत अंगेज कहानी के अंत में कई मानवीय पहलू और भविष्य के सवाल जुड़े हुए हैं। इस मिशन ने न केवल भारत और अमेरिका के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया था, बल्कि ये भी सिखाया कि जासूसी की दुनिया में सफलता और विफलता के बीच की रेखा कितनी धुंधली होती है। जब तक वो डिवाइस काम करता रहा या जब तक वो वहां पर मौजूद रहा, उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कहानी के इस अंतिम पड़ाव में उन लोगों का जिक्र भी जरूरी है जिनके साहस की वजह से ये मिशन मुमकिन हो सका था। कैप्टन मोहन सिंह कोहली ने बाद में एक लंबा और गौरवशाली जीवन भी जिया। उन्होंने अपनी यादों में अक्सर उस पल का कई बार जिक्र भी किया जब उन्हें भारी मन से उस डिवाइस को चट्टान की दीवार में उसे छुपाना पड़ा, उसे वहीं पर छोड़ना पड़ा। वो फैसला एक कमांडर का अपनी टीम की जान बचाने के लिए लिया गया फैसला था, लेकिन उस फैसले ने इतिहास में एक ऐसा पन्ना जोड़ दिया जिसे आज भी हिमालयी परमाणु रहस्य के नाम से जाना जाता है। इस कहानी के साथ साथ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का सिलसिला भी यूं ही चलता रहता है। तो साथियों, ये था नंदा देवी परमाणु न्यूक्लियर केस। साथियों, मैं ऐसे ही थ्रिलर केस आपके सामने लेकर आता रहता हूं। जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही किसी थ्रिलर स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।